एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म्स फ्रॉम द बुक फैटमैन, जो कि परमार सर ने अभी लॉन्च करी है। अभी तक मैं इसके 4 चैप्टर्स ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। सो अगर आपने नहीं देखे तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 5 है जियोमॉर्फोलॉजी और लैंडफॉर्म। जियोमॉर्फोलॉजी एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड द प्रोसेस दैट शेप इट। ठीक है, अर्थ सरफेस की स्टडी को बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और उन प्रोसेस के बारे में स्टडी करना जो कि इन अर्थ सरफेस में जो वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं उनको शेप करती है। जैसे कि माउंटेन्स कैसे बने, वैलीज कैसे बनी, प्लेन्स कैसे बने, ये सब किस प्रोसेस से बने, इसी प्रोसेस की स्टडी को हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सो क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ टोपोग्राफिक फीचर्स। सभी जियोमॉर्फोलॉजिक जो प्रोसेस होते हैं वो दो तरह के फोर्सेस की वजह से अकर करते हैं। पहला होता है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, सो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम हाइड्रोलॉजी देखते हैं, वो क्या होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर। हाइड्रो का क्या मतलब होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो यहाँ पर हम वाटर की स्टडी करते हैं। कौन से वाटर की स्टडी? जो वाटर अर्थ सरफेस के बिलो है और अर्थ सरफेस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसकी स्टडी को बोलते हैं। और इसकी स्टडी कैसे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस वाटर का मूवमेंट कैसा है, और ह्यूमन एक्टिविटी का इस वाटर की अवेलेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी स्टडी को हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। दीज आर दी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट अकर्स ड्यू टू द एंडोजेनिक फोर्सेज। ये प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से अकर करती हैं। सभी रिलीफ फीचर अर्थ पे वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से ही बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एंडोजेनिक फोर्सेस या एंडोजेनिक प्रोसेस की मतलब जो बनते हैं रिलीफ फीचर, उसमें आता है हिमालयाज़ और अरावलीज। हिमालयाज़ की जो हाइट है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस से बड़े होते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक कोई भी रिलीफ फीचर है वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस से मिलकर ही बना हुआ होता है। जब एंडोजेनिक फोर्सेस बड़े हो जाते हैं तब वो हिमालयस का फॉर्मेशन करते हैं, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग हिमालयस होते हैं। और जब एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो बड़े हो जाते हैं तब वो अरावली रेंज का फॉर्मेशन करते हैं, जो जिनकी हाइट जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होती है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेज गेट देयर एनर्जी फ्रॉम विद इन द अर्थ। ठीक है, जो एंडोजेनिक फोर्सेज उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो अर्थ सरफेस के अंदर से ही मिलती है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेज के जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहला इफेक्ट आपको डायस्ट्रॉफिज्म देखने को मिल रहा है और दूसरा जो इफेक्ट है वो वोल्केनोज है। डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट का डिफॉर्मेशन और उसका मूवमेंट, इसी प्रोसेस को हम डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं। और ये जो मूवमेंट है वो लार्ज स्केल लैंडफॉर्म्स को शेप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवर द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स इसलिए क्योंकि मतलब 1 घंटे या 2 घंटे में तो नहीं बन गए ना, बहुत लंबा टाइम लगा ना, उसी लंबे टाइम को हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डायस्ट्रॉफिज्म के टाइप कितने होते हैं। यहाँ पे 4 टाइप आपको देखने को मिल रहे हैं: ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स। सो ओरोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं? ये वो प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से जिनसे हमारे माउंटेन्स बने होते हैं, ये ओरोजेनिक प्रोसेस होते हैं। एपिरोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व्स अपलिफ्टमेंट एंड वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के लार्ज पार्ट का जो वो अपलिफ्टमेंट मतलब वो ऊपर खिसक जाते हैं या वार्प हो जाते हैं। वार्प का क्या मतलब होता है कि वो किसी शेप में जो है एक बेंट हो जाते हैं। ठीक है, बेंट होना उसी शेप को, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपिरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। अर्थक्वेक की बात करें तो जो अर्थक्वेक क्या होता है, वो अर्थ जो है वो शेक करने लगती है तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, वो वैसे हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें, ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे मेजर लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं अर्थ के सबटेरेनियन मूवमेंट की वजह से। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स डायस्ट्रॉफिज्म का वो वाला पार्ट है जो हमें क्या बताता है कि कैसे मेजर लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, वोल्केनोज क्या होते हैं? वोल्केनोज आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज द ओपनिंग्स या वेंट्स जहाँ से लावा या मैग्मा बाहर आता है, उसको हम वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस की तरफ। एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं? ये वो जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के ऊपर प्रोसेस अकर करते हैं उनको हम एक्सोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिनोटेशन आपको दिख रहा होगा। डिनोटेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस दैट कॉजेज वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं जो अर्थ सरफेस का वियरिंग अवे, मतलब कि जो अर्थ सरफेस है वो टूट कर बिखर जाता है और उसको बह के चले जाते हैं अलग अलग
एजेंट्स के द्वारा लीडिंग टू अ रिडक्शन इन द एलिवेशन। ठीक है, अब वो देखो मान लो एक माउंटेन है, वो टूट जाएगा ऊपर से, वेदरिंग से, रॉक से, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, या और भी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं वाटर की वजह से। ये सारे एजेंट्स की एक्सोजेनिक एजेंट्स होते हैं, इनकी वजह से जो है ये टूट जाएंगे और इनका जो बह जाना लंबे टाइम में, वो जो बह जाएंगे तो फिर उनका जो एलिवेशन है वो कम हो जाएगा ना। एंड रिलीफ ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड लैंड्स, उसी तरीके से लैंडफॉर्म्स का भी हमारा रिडक्शन हो जाएगा और उसी तरीके से लैंडफॉर्म भी रिड्यूस हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम डिनोटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और एजेंट्स आपको दिख रहे होंगे कि कौन कौन से होते हैं, विंड्स, ग्लेशियर्स, वाटर, इस प्रोसेस मतलब ये सारे एक्सोजेनिक एजेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इनका जो एक्सोजेनिक फोर्सेस का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है सन। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स फॉर दी एनर्जी फॉर दी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिनोटेशन प्रोसेस जो होते हैं वो होते किस किस तरीके, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं और क्या क्या उनका ड्राइविंग फोर्स रहता है। देखो यहाँ पे वेदरिंग, मास मूवमेंट्स और इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, तीन यहाँ पे जो आपको प्रोसेस देखने को मिलता है। देखो वेदरिंग क्या होता है, जब हमारे ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स को बेसिकली हम वेदरिंग बोलते हैं। जब रॉक्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं तो उसको हम वेदरिंग बोल जाते हैं, वेरियस एजेंट्स के द्वारा। ऐसी थोड़ी ना ब्रेक हो जाएगा, है ना। सो अब अगला और ये जो वेदरिंग है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल या मॉलिकुलर या केमिकल एक्शंस की वजह से। ठीक है, मास मूवमेंट की बात करें तो मास मूवमेंट जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मास मूवमेंट होता है। और मास मूवमेंट का क्या मतलब है कि वो मास जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। और इसका मतलब अगर वेदरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि वेदरिंग जो है वो टूटना होता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, और उसी का मूवमेंट होता है। अब जो मास मूवमेंट है उसके लिए वेदरिंग जो है रिक्वेस्टेड नहीं है, मतलब वेदरिंग होना ज़रूरी नहीं है मास मूवमेंट के लिए। ठीक है, बल्कि वेदरिंग जो है वो उस मास मूवमेंट को बस एड करता है, उसका प्री रिक्वेस्टेड नहीं है। इरोजन की बात करें तो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इरोजन इज ए एक्सीटिव प्रोसेस, और जो विंड्स और वाटर इनके एजेंट्स होते हैं, इसकी वजह से इरोजन होता है। इरोजन क्या होता है, वियरिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, मतलब ऊपर की जो लेयर है उसका ट्रांसपोर्टेशन को ही हम इरोजन बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसका ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक है, बात करते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वेदरिंग जो है एक प्रोसेस है ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ब्रेकिंग डाउन एंड डिजॉल्विंग ऑन द अर्थ सर्फेस। रॉक्स और मिनरल्स का ब्रेकिंग होता है और वो अर्थ सर्फेस में डिजॉल्व हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, तीन तरह की वेदरिंग होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक एंड सॉइल्स थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कॉन्टैक्ट से, जैसे हीट, वाटर, आइस, प्रेशर, इनकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से जो सॉइल और रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है उसी को हम फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि अनलोडिंग और एक्सपेंशन या सॉल्ट या फ्रॉस्ट वेजिंग जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, केमिकल वेदरिंग की अगर बात करें तो इसमें भी क्या होगा, रॉक्स और सॉइल्स का टूटना तो तय है, लेकिन कैसे, केमिकल रिएक्शन की वजह से, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, सोल्यूशन, हाइड्रेशन, ये सारी केमिकल रिएक्शन। इन सब केमिकल रिएक्शन की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है रॉक्स और सॉइल्स का, उसको केमिकल वेदरिंग बोल देते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, अब बायोलॉजिकल वेदरिंग यहाँ पे भी टूटना तय है रॉक्स और सॉइल्स का, किसकी वजह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ की वजह से। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे, जैसे अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स जो है वो हैं, अब नीचे जाके मतलब वो तोड़ते रहेंगे थोड़ा, उनकी वजह से जो टूटते हैं ये रॉक्स और सॉइल्स, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग बोल देते हैं। और जो वेदरिंग है एक इन सीटू प्रोसेस है, आपको याद रखना है। ठीक है, वेदरिंग के इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, एक्सफोलिएशन और मास मूवमेंट, इसके दो टाइप्स हैं। एक्सफोलिएशन का क्या मतलब होता है, ये इफेक्ट्स हैं वेदरिंग के। एक्सफोलिएशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जब लार्ज कर्व्ड प्लेट्स या रॉक्स के बड़े बड़े स्लैब्स स्ट्रिप्ड अवे फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ अ रॉक मास, वो एक रॉक मास के आउटर सरफेस से स्ट्रिप अवे मतलब कि बह जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम एक्सफोलिएशन बोल लेते हैं। मास मूवमेंट क्या होता है, इट इज़ अ डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक सॉइल, डाउन स्लोप मूवमेंट रॉक सॉइल का और दूसरे मलबे का, डेब्रिस होता है मलबा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में डाउन स्लोप मूवमेंट, स्लोप रॉक सॉइल या रॉक का या दूसरे डेब्रिस का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या ग्रेविटी की वजह से, उसी को मास मूवमेंट बोलते हैं। और ग्रेविटी जो है यहाँ पे प्रीरिक्वेस्ट नहीं है, अगर ग्रेविटी नहीं भी होगी तो भी स्लोप के कारण तो वो तो बहेंगे ही। ठीक है, सो मास मूवमेंट को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, रैपिड और स्लो मूवमेंट। तो रैपिड मूवमेंट में क्या हो जाते हैं, क्या क्या एग्जांपल आएंगे, यहाँ पे आएंगे लैंडस्लाइड्स जो कि डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है, एवलांच, अर्थ फ्लो और मड फ्लोर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। स्लो मास मूवमेंट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, क्रीप क्या होता है, स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट होता है पार्टिकल का। ठीक है, यहाँ पर जो है स्लो में मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रीप लिख सकते हैं, क्रीप।
ठीक है। क्रीप होता है, क्रीप क्या होता है, स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट होता है पार्टिकल का धीरे धीरे। सॉलिफिकेशन, सॉलिफिकेशन क्या होता है, स्लो प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ मास डाउन अ स्लोप सीन मेनली इन द टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में जो है धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मूवमेंट होता है मास का डाउनवर्ड्स, उसको हम सॉलिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉलिड फंक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं ओके, सॉलिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, ये हमारे रैपिड और स्लो मूवमेंट के एग्जांपल हो जाते हैं। इरोजन क्या होता है, इरोजन जो है इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस थ्रू जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स या वेव्स। इन सभी एजेंट्स की वजह से रॉक की डेब्रिस का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना ही इरोजन कहलाता है। ठीक है, इरोजन की भी डेफिनेशन हमने देख ली है। अब हम पढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स की तरफ, जो कि हमारे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, लैंड फॉर्म्स आर दी नेचुरल और ह्यूमन मेड फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नेचुरल या ह्यूमन मेड फीचर्स जो है उसी को हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स और दूसरी चीज़ें। ठीक है, ये सब हमारे लैंड फॉर्म्स में इंक्लूड होते हैं। और जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग एजेंट्स की वजह से बनते हैं, जैसे कि रिवर्स, ग्लेशियर्स, सी वेव्स और ग्राउंड वाटर। ठीक है, इन सब एजेंट्स की वजह से हमारे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब एक एक करके हमको ये वाले सभी एजेंट्स के द्वारा बनाए गए इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो सब एग्जांपल हमें याद करना है। बेसिकली ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेसेस, तो ये जो है ये तो आपका बेसिक हो गया। लेकिन अब आपको इस चैप्टर में याद कर रखना ये वाले जो रिवर्स, ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर, इन सब एजेंट से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो आपको याद रखना है। सो पढ़ते हैं एक बारे में। तो लैंडफॉर्म दो तरह के होते हैं, इरोजनल, डिपोजिशनल। इरोजनल क्या होते हैं, जो इरोजन प्रोसेस से बनते हैं, और डिपोजिशनल क्या होते हैं, जब सेडिमेंट्स एक जगह से, मतलब सेडिमेंट्स आए, ऊपर से आए या कहीं से भी आए, सेडिमेंट एक जगह इकट्ठा हो गए तो फिर उन्होंने जो लैंडफॉर्म्स बनाए उसको जो डिपोजिट करके लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। इरोजन की प्रोसेस से जो बनते हैं वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब हम रिवर के द्वारा बनाए गए इरोजनल लैंडफॉर्म्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो रिवर्स होते हैं, रिवर क्या होता है, वो 3 स्टेज से होकर गुजरती है। कौन सी एज, यूथफुल एज, मेच्योर एज और ओल्ड एज। ठीक है, 3 एज हो गई रिवर की। और द कोर्स ऑफ अ रिवर इंक्लूड्स अपर एज, मिडल एज और लोअर स्टेज। ठीक है, और जो रिवर का कोर्स होता है इसमें ये भी 3 स्टेज में डिवाइडेड है, अपर स्टेज, मिडल स्टेज और लोअर स्टेज। ठीक है, इस तरीके से जो है रिवर लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है। यूथफुल स्टेज की बात करें तो यूथफुल स्टेज में जो है और जो रिवर है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यूथफुल जो एज है, एक सेकेंड, जब वो रिवर हमारे अपनी यूथफुल स्टेज में होती है तो फिर वो ज़्यादा स्पीड में फ्लो करती है। जब मैच्योर स्टेज में होती है तो वो ग्रेडियंट टू फ्लैट प्लेन में फ्लो करती है। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस की वजह से वो फ्लो करती है फ्लैट प्लेन में, तो वो मैच्योर स्टेज में फ्लो करती है। और ओल्ड स्टेज में क्या होती है, फाइनल स्टेज होती है रिवर की जर्नी की। ठीक है, अब जब यूथफुल स्टेज में होती है तो फिर वो क्या क्या फॉर्म करती है, वो फॉर्म करती है वी शेप वैली। वी शेप वैली का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे एक सेकेंड, जब रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होती है और अपने मेच्योर स्टेज में होती है और अपने ओल्ड स्टेज में होती है। यूथफुल स्टेज में वो क्या क्या बनाती है, वी शेप की वैली बनाती है, गॉल्जेस, कैनियंस, वाटरफॉल्स और एंट्रेंस्ड मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करती है अपनी यूथफुल स्टेज में। मेच्योर स्टेज में क्या करता है, ये जो रिवर है वो मींडर्स का फॉर्मेशन करती है, मींडर्स। ठीक है, और जो ओल्ड स्टेज हो जाती है तो वो क्या बनाती है, यहाँ पे ओल्ड ऑक्सबो लेक बनाती है, यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं यहाँ पे जो है वो डेल्टा बनाती हैं और फ्लड प्लेन्स। ठीक है, ये तो मैंने रीजन वाइज डिवाइड कर दिया। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं। देखो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो है पॉट होल्स, वाटरफॉल्स, प्लंज पूल्स, वी शेप की वैलीज, गॉर्जेस, कैनियंस, रिवर टेरेसेस और एंट्रेंच्ड मींडर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। कैसे याद रखेंगे भाई, बहुत सारे हैं, नाम तो आपको दिख रहे होंगे, ये सारे नाम आप याद कर लेना। और कैसे याद रखेंगे इसको, जैसे इसको याद कर सकते हैं, PW, पूल, वी, क्रेग। ठीक है, अब भाई अपना आप बना लेना, मुझे तो यही टिक दिखी, PW, पूल, वी, क्रेग, ऐसे करके याद रख लो। PW से मतलब P से पॉटहोल्स हो जाएंगे, वाटरफॉल्स, पूल से क्या हो जाएंगे, पूल से हो जाएंगे प्लंज पूल्स, वी से हो जाएगी वी शेप की वैली, C से हो जाएंगे कैनियंस, R से हो जाएंगे रिवर ट्रेसेस, एंट्रेंस मेम्ब्रेन्स और गॉल्जेस। ठीक है, ये हमारे रिवर के द्वारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स रिवर के बारे में बात करें तो वो होते हैं हमारे फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, मींडर्स, एलुवियल फैंस, लीवीज, यहाँ पे लीव्स नहीं, यहाँ पे LEEVS है। ठीक है, ब्रेडेड चैनल्स और एलुवियल फैन। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फॉक्स,
मीन, फॉक्स मीन्स लाबा। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ लाबा, ऐसे करके याद रख लो भाई। एफ से क्या हो जाएंगे फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, मीन से मींडर हो जाएगा, एल से हो जाएगा आपके लीव्स, और ए से हो जाएंगे एलुवियल फैंस, और बी से हो जाएगा ब्रेडेड चैनल्स, और यहाँ पे ए से 2 बार आ गए ये एलुवियल फैन। ठीक है, कोई बात नहीं, याद करने के लिए तो याद ही कर लो, मतलब ट्रिक के मदद से। ठीक है, अगला जो है हमारा ग्लेशियर्स के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। देखो, जो ग्लेशियर्स इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्क, रिज या एरिड, हॉर्न, हैंगिंग वैलीज या ग्लेशियल वैलीज। ठीक है, ये सारे हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। भैया इन्हें कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद कर लो कि इनको एक सेकेंड याद थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो आर सी हैंगिंग या आर सी बी है ना, आर सी एच कर लो, आर सी एच हैंगिंग ग्लेशियर्स, हैंगिंग और ग्लेशियर्स। ठीक है, अब ये कैसे, आर से क्या हो जाएंगे, रिजेस हो जाएंगे आपके, और सी से क्या हो जाएंगे, सर्क क्या होता है एक्चुअली, दीज आर क्रिएटेड इन द हेड्स ऑफ द ग्लेशियर वैली, जो ग्लेशियर वैलीज के हेड्स पे बनते हैं उनको हम सर्क बोलते हैं। और उसके बाद जो है हमारे एच से आपके हॉर्न हो जाएंगे, हैंगिंग से हैंगिंग वैलीज, और ग्लेशियर से हमारी ग्लेशियर वैलीज। ठीक है, ये आपकी हो जाएंगे हमारे ग्लेशियर्स के द्वारा बनाए गए इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब हम देखते हैं हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्लेशियर्स, वो क्या होते हैं, मोराइंस, एस्कर्ट्स, ड्रमलिन्स, आउटवॉश प्लेन्स। ये तो इजी याद करना, कैसे, मोड नाम से याद कर लो, MODE, मोड। ठीक है, मोराइंस, फिर एस्कर्ट्स हो जाएंगे, ड्रमलिन्स हो जाएंगे, फिर आउटवॉश प्लेन्स हो जाएंगे, और ठीक है एस्कर्ट्स, मतलब मैंने उल्टा मतलब पढ़ दिया, सीक्वेंस में नहीं है पर मोड करके याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखना चाहो तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा रखी है, तो देखो यहाँ पे जो है ये होते हैं सर्क, ये वाले हो जाते हैं हमारे सर्क, ये होते हैं हमारे पेस्टर नोस्टर लेक्स, फिर हॉर्न, टार्न, एरीट यहाँ बनते हैं, और फिर ये सिरेटेड रिजेस होते हैं। सिरेटेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जिसमें फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन के द्वारा जो रिजेस बनते हैं उनको सिरेटेड रिजेस बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपके हैंगिंग वैलीज है, लटकी हुई है ना यहाँ से, तो ये होता है ग्लेशियल ट्रफ। यहाँ पे जो ट्रफ क्या होता है, ये होता है क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ। ठीक है, तो ये ट्रफ यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपके। अब यहाँ पे जो जॉर्ड है, जॉर्ड क्या होता है, एफ जॉर्ड पढ़ लो या जॉर्ड पढ़ लो भाई, याद होना चाहिए ना। सी वाटर एंटरिंग इनटू द ग्लेशियर वैली, जो सी वाटर ग्लेशियर वैलीज में एंटर कर जाता है उसको हम जॉर्ड पढ़ देते हैं। ठीक है, जॉर्ड। ठीक है, जॉर्ड पढ़ दिया, और यहाँ पे और लिखा होगा ना टार्न लेक्स क्या होती है, टार्न लेक्स क्या होती है, जब सर्क होते हैं ना, सर्क, इट इज़ क्रिएटेड व्हेन वाटर फिल्स अप इन द सर्क, जब सर्क के अंदर वाटर भर जाए तो उसको हम टार्न लेक बोल देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं पहले। देखो एक्चुअली ये क्या होता है, दीज आर फाउंड इन द रॉक्स दैट आर परमिएबल थिनली बेडेड, मतलब जो पतले बेड होते हैं जिनकी, और हाईली जॉइंट एंड क्रैक्ड लाइन होती है, जैसे कि लाइमस्टोन या डोलोमाइट के अंदर होती हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर रिच होते हैं। ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर के अंदर होते हैं, ग्राउंड वाटर ये वाले जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि परमिएबल रॉक्स होते हैं, जो पतली लेयर होती है रॉक्स की उसके अंदर पाए जाते हैं लैंडफॉर्म्स, उनको ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम कार्स्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं। कार्स्ट टोपोग्राफी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कार्स्ट मेडिटेरेनियन सी के कार्स्ट रीजन में पाए जाते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्स्ट टोपोग्राफी, CARST, कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं क्योंकि ये मेडिटेरेनियन रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो ये जो है इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सिंक होल्स, डोलाइंस, लेपीज, उवालाज, लाइमस्टोन पेवमेंट्स। ये आपको याद करने कैसे याद रख लेंगे भाई, डल्स करके याद रख लो, DULLS। डी से आपके डोलाइंस हो गए, यू से यूवालाज हो गए, एल से लेपीज, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, और सिंक होल्स जो आपके ग्राउंड वाटर के द्वारा बनाए गए इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। और डिपोजिशनल की बात करें तो ये हमारे स्टेलसाइट, पिलर्स और स्टेलागमाइट, स्टेलागमाइट होते हैं, ये सारे हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। अब आप ये देखो, ये जो स्टेलासाइट होते हैं, स्टेलासाइट क्या होते हैं, जो कि सीलिंग से है, यहाँ पे सी आ रहा है, सी से सीलिंग से हैंग होते हैं, उसको स्टेलासाइट बोलते हैं। स्टेलागमाइट क्या होते हैं, जो ज़मीन से निकले हुए होते हैं। ठीक है, और ये पिलर्स भी होते हैं, देखो यहाँ पे लिख रखे हैं, देखो वाटर, ग्राउंड वाटर से बने, ग्राउंड वाटर ऊपर आके जम गया भाई, तो ये हैंगिंग वाले को क्या बोलते हैं हम, स्टेलासाइट बोल देते हैं। जो नीचे से निकल रहे हैं उसको हम बोल देते हैं स्टेलागमाइट। और जो पिलर्स होते हैं, जो ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ये जो है ये पिलर्स बना देते हैं, नीचे और ऊपर का
मिल जाए तो फिर वो पिलर बना देते हैं, तो उसको पिलर्स बोल देते हैं, डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बाय ग्राउंड वाटर। सी वेव्स की बात करें, सी वेव्स के द्वारा क्रिएट, अच्छा यहाँ पे एक्वाफर भी लिखा होगा ना एक, हाँ एक्वाफर क्या होता है, देखो एक्वाफर क्या होता है, इट इज़ द ग्राउंड वाटर जो कि हार्ड रॉक की लेयर्स के बीच में स्टोर किया जाता है, वाटर टेबल के नीचे होता है ये एक्वाफर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है सी वेव्स, सी वेव्स के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, देखो क्लिफ, केव्स, स्टैक और आर्क, ठीक है, कैसे याद रख लो, SACC, साक, साक करके याद रख लीजिए। तो क्लिफ, केव, स्टाक और आर्क करके ये सी वेव्स हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म बनाती हैं। और बीचेस, ड्यून्स, बार्स, बैरियर्स, स्पिट्स और टोम्बोलो जो है ये हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं जो कि सी वेव्स के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो ये आप कैसे याद रख लेंगे, आप B3TDS करके याद कर लो जी। B3 का मतलब 3 भी आ रहे हैं, बीचेस हैं, बार्स, बैरियर्स, और T से टम्बोलो, ड्यून्स और स्पिट्स, ऐसे करके याद कर लीजिए। अब इसकी भी मैंने पिक्चर लगाई होगी यहाँ पे, है ना, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये ड्यून्स होते हैं, यहाँ पे ड्यून्स हो रहे हैं, और ये जो ये डेल्टा बनाती हैं यहाँ पे सैंड स्पिट, सैंड स्पिट मतलब यहाँ पे कम ही सैंड होती है, स्पिट वो जो यहाँ पे सैंड आ रही है यहाँ पे कम स्पिट यहाँ पे आ जाती है, तो एंड पार्ट में जाके सैंड स्पिट बना देते हैं। ये ओशन है आपका, यहाँ पे सी स्टैक होते हैं, हमने बीचेस पढ़े, यहाँ पे जो ज़्यादा सैंड होती है उसको बीच बोल देते हैं। सी आर्क बनाते हैं, जो आर्क दिख रही है आपको ये वाली आर्क हो गई। उसके बाद क्लिफ, क्लिफ मतलब क्या होता है, ऊंचाई हो गई क्लिफ, और ये होता है हेडलैंड। और कोस्टल लगून को यहाँ बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा पानी है और उसके चारों तरफ थोड़ा सा लैंड है, तो कोस्टल लगून बना देते हैं, और कोस्टल ड्यून्स भी बना देते हैं। यहाँ पे जो है ये जो लैंड वाला पार्ट देख रहे हो उसको हम ड्यून्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सी वेव्स के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं विंड के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, जो कि होते हैं पैडी प्लेन, प्लायाज, मशरूम रॉक्स, पेडेस्टल रॉक्स, ये सारे हमारे विंड के द्वारा बनाए गए इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। इनको हम एलियोलिन लैंडफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज AEOLLION, एओलियन लैंडफॉर्म्स भी बोलते हैं जो विंड के द्वारा बनते हैं। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, मान लेते हैं कि प्ले, और यहाँ पे क्या है, प्ले PPM, ऐसे याद कर लो, प्ले P और M, ठीक है। तो यहाँ पे याद कर लेते हैं प्ले PPM, प्ले PPM करके नाम याद कर रख लीजिए, किसके द्वारा, विंड के द्वारा, जो कि प्ले से हो जाएगा प्लायाज, मशरूम रॉक्स, और पी से फिर पैडी प्लेन हो जाएंगे और पेडेस्टल रॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। सैंड ड्यून्स की बात करें तो ये हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं विंड के द्वारा बनाए गए। और सैंड ड्यून्स के टाइप्स की बात करें तो एक बालचान और सेरिफ करके 2 टाइप्स होते हैं सैंड ड्यून्स के। बालचान्स क्या होते हैं, ये क्रीसेंट शेप के ड्यून्स होते हैं हुज पॉइंट और विंग्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, ठीक है, विंड डायरेक्शन की अवे, मतलब इनकी डायरेक्शन होती है, देखो ऐसे बनते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जो है विंड जो है, विंड की डायरेक्शन जो है कहाँ, मान लो विंड की डायरेक्शन यहाँ पे है, ठीक है, तो विंड डायरेक्शन के अवे बन रहे हैं ना इनकी विंग, ये तो साथ में हो गया, तो फिर यहाँ पे अवे बना देते हैं, यहाँ बना दो अवे करके, ऐसे बना दो, और विंड की डायरेक्शन यहाँ हो गई, ठीक है, विंड डायरेक्शन के अवे उनकी रिंग्स बन गई। तो क्रीसेंट शेप के हमारे क्या होते हैं, ये ड्यून्स होते हैं, ड्यून्स, ठीक है, जो कि विंड डायरेक्शन के अपोजिट में बनते हैं, और ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। बालचांस जो हैं वो आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं, जैसलमेर, राइटिंग सही नहीं आ रही है यहाँ से, थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख दे रहा हूँ मैं, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में पाए जाते हैं। सेरिफ क्या होते हैं, सेरिफ भी क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स ही होते हैं, लेकिन वो बालचांस की तरह ही होते हैं, लेकिन जिनके पास सिर्फ एक ही विंग होता है, ठीक है, इनके पास एक विंग होते हैं, बालचांस के पास 2 विंग होते हैं, ठीक है। ये हमारे सैंड ड्यून्स हो गए। ओएसिस की बात कर लेते हैं। ओएसिस क्या होता है, ओएसिस होते हैं स्मॉल पैचेज ऑफ फर्टाइल लैंड, दीज आर दी स्मॉल पैचेज ऑफ फर्टाइल लैंड विद वाटर सोर्सेज, जिसके अंदर वाटर सोर्सेज प्रेजेंट होता है। लोस क्या होते हैं, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, वो बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, तो विंड जो है ना उनको दूर तक कैरी कर सकती है, दूर तक कैरी कर लेती है, और सच सैंड गेट डिपोजिटेड इन लार्ज एरियाज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉइस बोल देते हैं। और विद दिस आपका जो ये वाला पूरा चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी और लैंडफॉर्म्स वाला, वो आपका खत्म होता है। और आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जो जो याद करने वाले पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया। ये वाला जो सारा पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट, वो थोड़ा सा मतलब बेसिक पार्ट था, ठीक है, आपने पढ़ लिया,
लेकिन जो इस चैप्टर में आपको याद रखना है वो सारे लैंड फॉर्म्स ही हैं, ठीक है, जो मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक की मदद से आपको मतलब बताने की कोशिश करी है। बाकी आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन कीप लर्निंग और कीप स्टडिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।